अब सर हम लोग एपी में सम की बात करेंगे। सबसे पहले आप ये देखो कि जो एपी है उसमें हमने nth टर्म को जनरलाइज किया। nth टर्म को जनरलाइज करने के बाद हमने उस पर सारे क्वेश्चंस देखे, अपनी एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा सा हम और ऑब्जर्वेशन करते हैं कि सर हमने एक अपनी छोटी सी एपी कंसिडर की है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये सर मेरी एपी है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 7 टर्म्स हैं। अगर आप इन 7 टर्म्स का एवरेज फाइंड करें, अब आप सोच रहे होंगे कि सर मैं बात तो सम की कर रहा हूँ, सीधा फॉर्मूला दूं और क्वेश्चन को सॉल्व कराना स्टार्ट कर दूं। और आपके स्कूल के टीचर भी यही करेंगे, सीधा आएंगे, फॉर्मूला चिपकाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। समझ में क्या आया? कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सम ड्राइव कैसे हो रहा है। और मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आज आपको बताऊंगा। थोड़ी सी कहानी है छोटी सी, वो भी हम लोग यहाँ पर सुनेंगे आज। तो फिलहाल ये एपी है हमारा, और इस एपी में मैं आपसे कहता हूं कि आप एवरेज फाइंड कीजिए इस एपी का। तो इस एपी का जो एवरेज है वो इसकी जितनी भी टर्म्स हैं उनके टोटल को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करने के बाद मिलेगा। अगर आप देखें यहाँ पर 7 टर्म्स हैं और इन 7 टर्म्स का जो सम है वो 35 है। अगर उस 35 को मैं 7, भाई कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? 7 टर्म्स है, हाँ इन सर। 7 टर्म्स का जो सम है वो 49 है, 35 नहीं 49 है। इस 49 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे एवरेज मिलेगा 7। और इसको आप मीन भी कह सकते हो, ये हम पढ़ चुके हैं। ध्यान से देखें तो जो ये एवरेज आया है 7, ये एवरेज 7 इस एपी के एग्जैक्टली मिडिल में है। कहां पर है ये? एग्जैक्टली मिडिल में है। समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली मिडिल में है। और ये पूरी एपी की जितनी भी टर्म्स हैं उसका एवरेज है। ठीक है? क्या है? एवरेज है साहब। इतनी बात समझ में आती है। फिर से अगर ऑब्जर्वेशन करें तो ना तो सिर्फ ये पूरे एपी का एवरेज है, बल्कि उसके साथ ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है और ये जो हमारी लास्ट टर्म है, इनका एवरेज आप फाइंड करके देखो। इनका एवरेज भी 7 है। भाई आप 4 + 10 डिवाइडेड बाय 2 करके देखो तो भी एवरेज 7 आता है। ना ही सिर्फ इतना, बल्कि आप इस 5 और इस 9 का एवरेज निकाल के देखो तो भी 7 आता है। इस 6 का और इस 8 का एवरेज निकाल के देखो तो भी 7 आता है। फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि सर अगर मैं यहाँ पर अपनी टर्म्स कुछ ऐसे कर दूं,
मतलब मैंने एक और टर्म इसमें 11 भी ऐड कर दी। अब जरा आप इसका एवरेज फाइंड करो। तो सर जब आप पहले टोटल फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 8 टर्म्स हैं और इनका टोटल जो निकल कर आएगा दैट विल बी 60। और इस 60 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 7.5। ये 7.5 एवरेज निकल कर आता है इन 8 टर्म्स का। और अगर आप ध्यान से देखें तो वो 7.5 कहां पर है? इस 7 और 8 के एग्जैक्टली मिडिल में है। समझ में आ रहा है? एवरेज हाँ सर। एग्जैक्टली मिडिल में है। एग्जैक्टली मिडिल में, पूरे एपी के एग्जैक्टली मिडिल में है। फिर अगर आप समझने की कोशिश करते हैं तो ये 7.5 ना सिर्फ पूरी एपी का एवरेज है बल्कि इस फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज भी 7.5 है। करके देखो, 4 + 11 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7.5। ना सिर्फ ये फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज है बल्कि ये सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का एवरेज भी है। ना सिर्फ ये सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का एवरेज है, ये थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का एवरेज भी है। ना सिर्फ ये थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का एवरेज है बल्कि ये फोर्थ और फोर्थ लास्ट टर्म का एवरेज भी है। समझ में आ रही है बात? हाँ समझ सर। में आ रहा है? यस सर। तो यहां से एक पिक्चर क्लियर होती है कि सर कितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हो, चाहे ऑड हो या इवन हो, जो हमारे एपी का एवरेज है वो एग्जैक्टली मिडिल में आता है। और आप देख रहे हैं कि सर एग्जैक्टली मिडिल में आ भी रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली मिडिल में आ भी रहा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमारी पूरे एपी का एवरेज है उसको फाइंड करने के लिए मेरे को एक तो तरीका है कि पूरी टर्म्स को मैं ऐड कर लूं और उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करूं, या फिर मैं ये देख रहा हूं कि अगर मैं अपनी लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करता हूं तब भी वो हमारे एपी का एवरेज दे देगा। यहाँ पे अगर मैंने फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करके उसका एवरेज निकाला तब भी वो एवरेज जो है पूरी एपी का एवरेज ही मुझे मिल रहा है। देखो यहाँ पर यही हो रहा है ना, हमारी फर्स्ट टर्म, हमारी लास्ट टर्म, अरे यार फर्स्ट टर्म 4 है, लास्ट टर्म 11 है, फर्स्ट टर्म 4 है, लास्ट टर्म 11 है, उसका एवरेज मैंने निकाला 2 से डिवाइड करके, मुझे पूरे एपी का एवरेज मिल रहा है। तो सर हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर हम अपने एपी का एवरेज निकालना चाहते हैं एवरेज ऑफ एपी अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो एवरेज ऑफ एपी हम फाइंड कर सकते हैं कैसे? लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 करके, ऐसी है ना। लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का जो एवरेज है वो पूरे एपी का एवरेज रहने वाला है। ना सिर्फ लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का बल्कि सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का एवरेज भी पूरे एपी का एवरेज है। थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का एवरेज भी पूरे एपी का एवरेज है। इतनी बात समझ में आती है? तो सर आपको ये समझ में आना हाँ चाहिए सर। कि अगर हमें एवरेज का पता चल जाता है लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 करके, तो हमें पता है कि अगर हम टोटल निकालना चाहते हैं, सर इतनी कहानी तो सबको समझ में आती है कि अगर हम टोटल को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें एवरेज मिलता है। यानी कि अगर मैं टोटल फाइंड करना चाहता हूं तो मैं एवरेज को
अगर नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी मुझे टोटल मिल जाएगा, ठीक है या नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो अगर सर हम फाइंड करना चाहते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं। अगर हम फाइंड करना चाहते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, तो हम देख रहे हैं कि अगर हम एवरेज में नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो सर हमें टोटल मिल जाएगा, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है कि एवरेज में अगर हम नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें टोटल मिलता है, ठीक है? तो मैंने एवरेज में मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ टर्म से, तो सर ये आप देख रहे हो आपका एवरेज है, ये आप देख रहे हो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है? तो ये आपको सम मिल गया, एपी का सम मिल गया, पर आपकी बुक में ऐसे नहीं दे रखा है, अभी हम पूरी कहानी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ये हमारा एवरेज और ये हमारी नंबर ऑफ टर्म्स। अब हम देखेंगे कि हमारा फॉर्मूला ड्राइव कैसे हो रहा है। तो हालांकि ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला है, ठीक है ना? मतलब जहां पे मुझे लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दे रखी होगी वहां पर मैं सीधा सीधा फाइंड कर लूंगा इसे। अब सर इसको आपकी बुक में वहां पर लिखा गया है सिग्मा एसएन। सिग्मा का मतलब मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि इसका मतलब समीशन होता है। तो इन शॉर्ट आप देखोगे वहां पर इसको एसएन लिखेगा, एसएन, जैसे हमने nth टर्म पढ़ी थी एन, वैसे ही इसको यहाँ पर क्या लिखेगा, एसएन लिखेगा। तो अगर आप सिग्मा नहीं भी लगाते हो, खाली एसएन लिखते हो तो भी चलता है। एसएन का मतलब है सम ऑफ, एस मतलब सम ऑफ एन टर्म्स। अब सर अगर हम कोई एपी देख रहे हैं और वो एपी हमारी चलती ही जा रही है, हमें नहीं पता कहां तक जा रही है, हमने कहा सपोज एन टर्म्स तक जा रही है, और आप अभी तक पीछे वाली एक्सरसाइज में ये देख चुके हैं कि जो हमारी लास्ट टर्म होती है वही हमारी nth टर्म भी बन जाती है। जो हमारी लास्ट टर्म होती है वही हमारी nth टर्म भी बन जाती है। रीजन, अब सपोज किसी एपी में 50 टर्म्स हैं, किसी एपी में 50 टर्म्स हैं, मतलब हमारी सीरीज 50 टर्म तक जारी है। तो जो हमारी 50वें नंबर की टर्म होगी, 50th नंबर की टर्म होगी, वही तो मेरी लास्ट टर्म होने वाली है। ऐसा हर बार नहीं होता है। लास्ट टर्म को हम nth टर्म को लास्ट टर्म कब बना देते हैं, जब हमारी सीरीज जहां तक जारी है हम उसी टर्म को ले लें तो वो हमारी लास्ट टर्म हो गई। अब मेरी सीरीज तो जारी है 50 टर्म्स तक और मैं 40th टर्म निकालना चाह रहा हूं, तो वो भी मैं nth टर्म के फॉर्मूले से निकालूंगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि 40th टर्म लास्ट टर्म हो गई, 50th टर्म लास्ट टर्म होगी। तो सर यहाँ पर जो हमारी लास्ट टर्म है वही हमारी nth टर्म कब बन जाएगी, जब हमारी सीरीज जहां तक जा रही है उसकी सबसे लास्ट वाली टर्म को मैं nth टर्म मान लूं। तो यहाँ पर जो हमारी लास्ट टर्म है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, nth टर्म के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो मैं लास्ट टर्म को कैसे लिख रहा हूं, a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आया? समझ में हाँ आ रहा सर। है?
यस और सर। इसको मैंने लास्ट टर्म को ऐसे ओपन करके लिख दिया और फिर मैं पीछे से फर्स्ट टर्म ऐड कर रहा हूं, जैसा कि ऊपर आप ब्रैकेट में लिखा हुआ देख रहे हो। कितने से डिवाइड कर रहे हैं इसको? 2 से डिवाइड कर रहे हैं साहब, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। और कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं साहब? n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? हाँ। हाँ सर। अब सर, अगर आप ये अपनी अंदर वाली वैल्यूज को ऐड करोगे तो आप इसको देखो कैसे लिख सकते हो। ये n/2 है, साइड कर लेता हूं यहां पर, ठीक है, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं n/2। अब देखो, ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू, उसको कैसे लिख सकते हो? 2a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आया? समझ में आया? तो सर हाँ हमारा सर। ये फॉर्मूला जो आपकी बुक में दे रखा है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है। क्या फॉर्मूला दिया हुआ है? अगर आप n टर्म्स का सम निकालना चाहते हैं तो आप n टर्म्स का सम यानी कि Sn कैसे फाइंड कर सकते हैं? Sn आप फाइंड कर सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आप इसको nth टर्म के फॉर्मूले से ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला क्या था? nth टर्म का फॉर्मूला होता है आपका a प्लस n-1 इंटू डी। तो आप समझ सकते हैं कि सेम टू सेम वही है, बस n/2 बार एक्स्ट्रा आ जा रहा है मल्टीप्लिकेशन में, और जहां पर ये a है उस a की जगह पर 2a हो गया। समझ में आया? फिलहाल ये आ कैसे रहा है, ड्राइव कैसे हो रहा है, वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब सर प्रॉब्लम ये यहाँ पर बच्चों को आती है कि सर हम इसमें फॉर्मूला यूज कौन सा करें, ये वाला करें या फिर ये वाला करें? तो सर ये वाला कॉन्सेप्ट ऊपर वाला आप तब यूज करिएगा जब आपको लास्ट टर्म और साथ में फर्स्ट टर्म दे रखी हो नंबर ऑफ टर्म्स के साथ। सीधी सी बात है, उसके 3 इंग्रेडिएंट है और वो तीनों होंगे तभी फाइंड कर पाएंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, जब लास्ट टर्म दे रखी होगी तब इसको अप्लाई करना। कब अप्लाई करना इसको? जब लास्ट टर्म दे रखी होगी। समझ में आया? और सर जब लास्ट टर्म नहीं दे रखी है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस के साथ नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं तो इसका इस्तेमाल करो। समझ में आया? अब तो क्लियर हो गया होगा। हाँ सर। अब सर हाँ फिर से सर। सुनिए, इसमें एक स्पेशल केस है। देखो स्पेशल केस क्या है। स्पेशल केस ये है कि अगर आपकी सीरीज कुछ इस तरीके से चल रही है, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 कहां तक? n टर्म्स तक। तो ऐसे केस में आप ये एपी वाला फॉर्मूला जो है वो नहीं लगाएंगे, इसको लगाने की जरूरत नहीं है आपको। आप सीधे फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है,
तो देखो ये जनरलाइज कैसे हो रहा है, ये जनरलाइज हो रहा है अगर आपको कहता है सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड कीजिए। पॉजिटिव इंटीजर्स, तब हम ऐसा करेंगे, ठीक है। या आपको कह दे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वही नेचुरल नंबर होते हैं, आपको मालूम है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर अगर आपको फाइंड करना है तब आप डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर फाइंड करना है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, ऐसे ही चलते जा रहा है कहाँ तक, 100 तक। तो आपके n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, आपके n की वैल्यू हो गई यहाँ पे 100। n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू 100 हो गई। समझ में आया, क्या हो गई n की वैल्यू, 100 हो गई। तो सीधा n की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, मतलब जहां तक आपकी सीरीज जारी है वहां तक आप n की वैल्यू लेके इस कॉन्सेप्ट में, इस फॉर्मूले में पुट कर दें। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 × 101/2 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5050। समझ में आई बात। ध्यान रखना कि सीरीज कहां से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से, और कोई भी नंबर बीच में छूटना नहीं चाहिए, तब लगाओगे आप ये वाले कॉन्सेप्ट को। अदरवाइज मत लगा देना, पता चला पूरी कहानी खराब कर बैठो। मतलब सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही हो और एंड तक जा रही हो, जहां तक ले जाना है मुझे, बीच में कोई नंबर गैप में नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो सर इसका, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हो गया सर। अब सर इंतजार तो कहानी का है ना, ऐसी है। हाँ सर। इंतजार तो कहानी का है, बोला कहानी सुनाएगा, और कहानी का इंतजार जो है वो सबको है। तो थोड़ा इमेजिन करो कि अगर मैं आपको, आप 5th क्लास में हो और मैं आपको कहूं कि आप ये जो पीछे मैंने सम लिखा था, ये 1 से लेके 100 तक का सम आप फाइंड करो, और आप कौन सी क्लास में हो, 5th क्लास में हो, तो आपको ये एपी का फॉर्मूला तो पता नहीं है, मालूम है क्या। नहीं सर। आपको ये एपी का फॉर्मूला तो आता नहीं है। तो सर आप ये सम कैसे निकालोगे, तो सर हमारे एक मैथमेटिशियन हुए हैं जिनका नाम था कार्ल फ्राइडरिच गॉस, और जर्मन मैथमेटिशियन है, बहुत खतरनाक मैथमेटिशियन हुए हैं। तो जब ये कार्ल फ्राइडरिच गॉस 5th क्लास में थे, 5th क्लास में थे, 5th क्लास में बहुत से कंट्रीब्यूशन दिए इन्होंने मैथ्स और फिजिक्स में। जब ये 5th क्लास में थे तो हमारे यहाँ तो टीचर डंडों से सूतते थे पहले, इनके यहाँ ऐसा नहीं होता था। इनके यहाँ स्टार्टिंग से ही फिजिकल पनिशमेंट की जगह मेंटल पनिशमेंट देना ज्यादा जरूरी समझते हैं। तो एक असाइनमेंट नहीं करके लाए जब बच्चे, या एक मैथमेटिक्स का एक सम का प्रॉब्लम जो है वो गलत कर दिया, तो पूरी क्लास को पनिशमेंट मिला था। और क्लास का पनिशमेंट ये था कि
आपको होमवर्क में 1 से लेके 100 तक का सम फाइंड करके लाना है। और आप इमेजिन करो कि कौन सी क्लास में है, 5th स्टैंडर्ड में है, मतलब जस्ट 10 to 11 ईयर्स ओल्ड, 5th क्लास में। आपको एपी का फॉर्मूला तो पता नहीं है, ये कॉन्सेप्ट तो आता नहीं, कैसे फाइंड करोगे? तो टीचर ने बोर्ड पर ये सम फाइंड करने का असाइनमेंट दिया पनिशमेंट में। अब 5th क्लास के बच्चे के लिए तो पनिशमेंट ही है ना ये। और वो टीचर जब 2 मिनट बाद क्लास से बाहर जाके अंदर आया तो कार्ल फ्राइडरिच गॉस ने आंसर दे दिया था कि इसका आंसर 50-50 है। अब देखो उन्होंने क्या किया, 1 + 2 + 3 + 4, इस तरीके से हमें सम करना है। सो व्हाट ही डिड, और सेम चीज बता रहा हूं, व्हेन ही वाज इन 5th स्टैंडर्ड उन्होंने ऐसा किया। 100 तक जा रही है ये सीरीज, ऐसे जा रही है ना, 100 तक जा रही है। तो डिपेंड करता है कि हमें पढ़ना कैसे, सोचना कैसे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीरीज को रिवर्स कर दिया कुछ इस तरीके से। He just reversed the series, समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ, सीरीज को रिवर्स कर दिया भाई इन्होंने और इस तरीके से लिख दिया। और ये कहां तक चल रही है, कुछ इस तरीके से। एंड व्हाट ही डिड, इन्होंने इन सबको ऐड कर दिया। और ऐसा ऐड करने के बाद उन्हें यहां पर कुछ ऐसी वैल्यू मिली। कितनी बार मिलेगा ऐसा? 100 टाइम्स मिलेगा। हाँ सर। 100 टाइम्स मिलेगा। और आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि 100 टाइम्स इसका वैल्यू कुछ ऐसा आएगा। अब ये जो 1010 मिला है, 10100 जो ये सम मिला है, ये आपने 2 बार ऐड किया है ना, देखो 2 बार ऐड किया है ना। सो व्हाट ही डिड, उन्होंने इसका हाफ कर दिया और 50-50 निकाल दिया। टीचर वाज सरप्राइज्ड कि कैसे सॉल्व किया बच्चे ने। तो पढ़ना कैसे है, सोचना कैसे है, थोड़ा वो तरीका यहाँ पर बताने का आपको रेलेवेंस था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब सर अगर आप ये अपनी स्पेशल केस को देखें तो ये कुछ इसी फॉर्मूले की कंप्लायंस को पूरा कर रहा है, 100 × 101/2। फिर से अगर सोचें तो देखो ये जो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स है, ये यहाँ पर आ गई n, ये जो 2 है ये यहाँ पर आ गया। लास्ट टर्म क्या है, देखो आपकी लास्ट टर्म n है, और फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, फर्स्ट टर्म आपकी 1 है, ठीक है, 1 है आपकी फर्स्ट टर्म। तो सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर n × n+1/2 इसी वाले फॉर्मूले से जनरेट हो रहा है। अब सर इसके थोड़े बहुत यूज की बात भी करते हैं। तो यहाँ पर भी वही सेम कहानी है, देख लो आपके पास 3 इंग्रेडिएंट हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अगर ये 3 चीजें आपके पास है तो आप सम निकाल सकते हो। और पूरी की पूरी क्लास अब किस पे चलने वाली है कि कोई 3 चीजें दी होंगी और चौथी चीज पूछेगा आपसे। अब देखिए सर, यहां पर जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है सम के ऊपर बेस्ड, वो फर्स्ट एग्जांपल यहां पर दे रखा है एग्जांपल नंबर 11 के फॉर्म में। एग्जांपल 11 देखिए क्या कह रहा है। एग्जांपल 11 एक एपी दे रखी है, एंड द एपी इज 8
बी -2 डॉट डॉट डॉट, आपको इस एपी की 22 टर्म्स का सम निकालना है। यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, S22। अब S22 यानी कि सम ऑफ 22 टर्म्स फाइंड करना है। तो आप साफ साफ यहां पर देखिए आपकी फर्स्ट टर्म क्या है। अरे बोला ना आपको क्या क्या इकट्ठा करना है, फर्स्ट टर्म इकट्ठी करनी है। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, फर्स्ट टर्म 11 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस -5 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स 22 है। तो सर सीधा फॉर्मूले में रख देंगे 22/2 n/2। समझ में आ रहा है। अरे अब तो बता दिया ना फॉर्मूला क्या है, लिखना पड़ेगा क्या फिर से। 2a यानी कि 2 सर इंटू ए 11 नहीं 8 है। 8 कर लो। 2 इंटू 8, अच्छी बात है, बोला तो कम से कम। 22 - 1 हो जाता है टाइपिंग में। 22 - 11 इंटू डी। और मैं 50 बार आपको बता चुका हूँ कि डी कभी भी अगर ऐसा दिखता है तो उसको ब्रैकेट में रखना है। नेगेटिव डी है तो ब्रैकेट में रखना मत भूलना, सब गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो सर जो हमारा सम का फॉर्मूला था उसमें हमने पुट कर दिया इसे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ऐसा ही है ना। तो इसमें पुट कर दिया सर हमने इसे, आप समझ सकते हो कुछ ऐसा ही किया गया है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 11, अंदर क्या मिलेगा 16 और देखो 21 इंटू माइनस का 5 होगा ना, -105 ऐसा मिलेगा। सॉल्व तो कर ही सकते हो, इसमें क्या परेशानी है। अरे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। दिख रहा है सर। तो सर हमें यहाँ पर दिख रहा मिलता है सर। है 11 इंटू माइनस का 89, यानी कि सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी माइनस का 979। सो दिस इज हाउ हम लोग सम फाइंड कर सकते हैं, कोई फाइट नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। एग्जाम्पल 2 देखिए क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 2 में कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एपी इज 1050। S14 दिया है। ऐसे जैसे मैं लिख के समझाता हूं ऐसे ही पिक्चर आपको दिमाग में बनानी है अपने। फर्स्ट टर्म 10 दे रखी है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, 20th टर्म फाइंड करनी है, A20 फाइंड करना है आपको। तो 20th टर्म फाइंड करने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है, कॉमन डिफरेंस होना जरूरी है। तो पहले सोचो क्या कॉमन डिफरेंस दे रखा है हमें, नहीं दे रखा। और वो कॉमन डिफरेंस हमें कहां से मिलेगा, जब हम इस S14 को इक्वेट करेंगे। तो S14 1050 इज इक्वल टू 14/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 2a का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 10 प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, 14 है। जब सम 14 टर्म्स का दे रखा है तो n का वैल्यू 14 है। और d मुझे पता नहीं है तो मैंने d को d ही रख दिया वहां पर। अब इसको सॉल्व करते सर। 1050 इज इक्वल टू 7 इंटू 20 प्लस 13d। ये 7 को हम इधर भेज देते हैं 1050 को डिवाइड करने। तो क्या मिलेगा 150 और इधर क्या रह जाएगा 20 प्लस 13d। अब 20 इधर ले आओ, 13d का वैल्यू आपको मिलता है 130।
यानी कि डी का वैल्यू हो गया आपका 10। समझ में आया? अब तो आया होगा। हाँ सर, आ गया सर। अब सर कॉमन डिफरेंस मिल गया तो 820 भी मिल जाएगा। 820 वो nth टर्म वाले कॉन्सेप्ट से, इसीलिए सम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अच्छी वर्किंग है इसमें। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है हमारा 20 है। अब ये मत कहना सर पहले तो n 14 था 20 कैसे हो गया। अरे अभी हम 20th टर्म फाइंड कर रहे हैं, पहले सम दिया था 14 टर्म्स का इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू 10 है, अभी फाइंड किया हमने। समझ में आया? अभी सर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 10 200। प्लस 190 यानी कि 200। सो दिस इज हाउ हम लोग इजीली यहाँ पे पूरा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और एपी मेरे हिसाब से बहुत इजी होता है जिस बच्चे को इक्वेशन पुट करनी और सॉल्व करनी आती है। जिस बच्चे को इक्वेशन पुट करने में और सॉल्व करने में दिक्कत है उसे हमेशा एपी में प्रॉब्लम रहेगी, गारंटी के साथ। तो यही नहीं समझ पाता कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है और nth टर्म क्या है और n क्या है। सबसे बड़ा पंगा nth टर्म और n में होता है। समझ में आया? बाकी हाँ काम सर। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, कुछ बात के लिए भी बचा लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है।